जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज फोर्थ डेज है और आज हमारा फोर्थ ही टॉपिक है जो कि साइबर क्राइम रहने वाला है। तो दोस्तों, इससे पहले हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुके हैं और हमें उन वीडियो पर काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। और एक भाई हमारे कमेंट कर रहे थे कि ये भाई सीरीज आपके लिए कंटिन्यू चलानी है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए वादा करूंगा ये सीरीज टिल एग्जाम तक चलेगी। यानी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, जैसे कि सेक्शनल वाइज जैसे हिस्ट्री है तो हम हिस्ट्री के लिए अच्छी तरीक़ा से कवर करेंगे। उसके बाद जियोग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, और इसी प्रकार से हम कवर करेंगे। और दोस्तों, मैं कुछ कुछ दिनों के बाद जो है वो एक हिंदी की भी सीरीज इसी प्रकार स्टार्ट करूंगा। पहले थ्योरी, उसके बाद में एमसीक्यूज स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपने टॉपिक के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो साइबर क्राइम है। तो साइबर क्राइम क्या होता है? तो दोस्तों, जो भी इंटरनेट के माध्यम से या किसी टेलीविज़न के माध्यम से या टेलीफोन के माध्यम से जो हमारे साथ में आजकल धोखाधड़ी हो रही है तो वो किसके अंतर्गत आती है? वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आती है। तो कुछ शब्दावली हैं जो साइबर क्राइम से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम फिशिंग के बारे में बात करेंगे। तो फिशिंग क्या होता है? तो फिशिंग जो होता है वो प्रलोभन देकर पासवर्ड प्राप्त करना या ठगी करना और ईमेल का यूज करके। तो दोस्तों, क्या कहलाता है? फिशिंग कहलाता है। और यह भी एक बार यूपीपी 2018 के पेपर में पूछा जा चुका है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आगे हम फिशिंग के बारे में बात करेंगे। फिशिंग क्या होता है? तो फिशिंग जो होता है वो टेलीफोन के माध्यम से फिशिंग, यानी टेलीफोन के माध्यम से प्रलोभन देकर पासवर्ड प्राप्त करना या ठगी करना ही क्या कहलाती है? फिशिंग कहलाती है। तो दोस्तों, हम आगे बात करेंगे कि साइबर बुलिंग क्या होती है। तो साइबर बुलिंग जो होता है वो सोशल साइट्स पर अभद्र टिप्पणी करना या मजाक बनाना या शर्मिंदा करना या धमकी देना। तो दोस्तों, जिस प्रकार यूट्यूब पर हम जिस प्रकार कोई गलत कमेंट कर देते हैं या किसी की मजाक बना देते हैं या शर्मिंदा कर देते हैं या उसके लिए धमकी दे देते हैं, तो ये किसके अंतर्गत आती है? साइबर बुलिंग के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, हम आगे बात करेंगे। तो अब देखेंगे हम हैकिंग। तो हैकिंग क्या होता है? हैकिंग जो होता है वो कंप्यूटर नेटवर्क से निजी जानकारी चोरी करना ही क्या कहलाता है? हैकिंग कहलाता है। यानी जो कंप्यूटर की निजी जानकारी होती है उसके लिए हम चोरी कर लेते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है? हैकिंग के अंतर्गत आती है। तो और आगे देखें हम हैकर। तो हैकर कौन होता है? जो हैकिंग करता है वही क्या कहलाता है? हैकर कहलाता है। तो हैकर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैक हैट हैकर। तो ब्लैक हैट हैकर क्या होता है? तो ब्लैक जो हैकर होता है वो पैसों के लिए इलीगल, यानी पैसों के लिए जो गैर कानूनी काम कर देता है वो किसके अंतर्गत आता है? ब्लैक हैट हैकर आता है। तो अ, अब हम आगे बात करेंगे व्हाइट हैट हैकर। तो व्हाइट हैट हैकर होता है जो इथिकल हैकिंग होती है, यानी जो सरकार या पुलिस के लिए काम करता है। यानी कोई भी क्राइम हुआ और जो है वो पुलिस के लिए या सरकार के लिए काम करता है तो व्हाइट हैट हैकर के अंतर्गत आता है। अब हम आगे बात करेंगे ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर जो होता है वो नया हैकर होता है जो कि नॉट प्रोफेशनल होता है। और दोस्तों, हम आगे बात करेंगे हम स्पूफिंग के बारे में। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्पूफिंग जो होती है वो कोई और व्यक्ति होने का दिखावा करना, यानी हम जिससे बात कर रहे हैं वह व्यक्ति ना होकर के कोई दूसरा व्यक्ति होता है और जो हमारी जो जानकारी हासिल करना चाहता है और जो कि डेटा चोरी करना चाहता है या पैसे चुराना चाहता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? स्पूफिंग के अंतर्गत आता है। आगे हम बात करेंगे स्पैम ईमेल के बारे में। तो स्पैम ईमेल जो होती है वो अनवांटेड वर्क ईमेल होती है, यानी अवांछित संदेश होते हैं। और आगे हम बात करेंगे साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग क्या होता है? साइबर स्टॉकिंग जो होता है वो किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर नजर रखना, यानी कोई व्यक्ति अपनी एक्टिविटीज कर रहा है, अगर यदि हम उस पर नजर रख रहे हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है? साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आती है। और यानी उसके लिए हम मानसिक रूप से उत्पीड़न करते हैं तो वो भी साइबर स्टॉकिंग के अंतर्गत आती है। आगे हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर पायरेसी के बारे में। तो सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होती है?
कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को बिना अनुमति के डिजिटल रूप से डाउनलोड करना, यानी जो है वो कॉपीराइट यदि कोई सॉफ्टवेयर है उसकी हम बिना अनुमति के यदि हम उसके लिए डाउनलोड कर लेते हैं तो वो किसके अंतर्गत आती है, सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत आती है। जिस प्रकार हम जिस यूट्यूब पर जो वीडियो होती है हम कॉपीराइट करके तो हम अपने चैनल्स पर डाल देते हैं, तो यह किसके अंतर्गत आता है, सॉफ्टवेयर पायरेसी के अंतर्गत आता है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। और आगे हम बात करेंगे डाटा डिडलिंग के बारे में। तो डाटा डिडलिंग क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट से पहले या उसके बाद डाटा का अनऑथोराइज्ड रूप यानी बिना अनुमति के बदलना। तो डाटा डिडलिंग जो होता है वो कंप्यूटर सिस्टम में हम इनपुट देने से पहले उसके डाटा को बिना अनुमति के बदल देते हैं, तो वो डाटा डिडलिंग के अंतर्गत आती है। और हम आगे बात करेंगे लॉजिक बम के बारे में। तो लॉजिक बम क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम में जानबूझकर डाला गया कोड जो दुर्भावनापूर्ण सिस्टम को बंद कर देता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, लॉजिक बम के अंतर्गत आता है, और फाइलों को यह हटाना भी शुरू कर देता है। और आगे हम बात करेंगे ईमेल बॉम्बिंग। तो ईमेल बॉम्बिंग जो होती है वो एक ही ईमेल पते पर एक ही ईमेल की कई डुप्लीकेट कॉपी भेजना क्या कहलाती है, ईमेल बॉम्बिंग कहलाती है। अ, और आगे हम बात करेंगे ट्रोजन हॉर्स। यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। तो ट्रोजन हॉर्स एक मेलवेयर है जो खुद को मानक प्रोग्राम के रूप में दिखाकर छिपकर वास्तविक इरादे से गुमराह कर देता है। तो वो क्या कहलाता है, ट्रोजन हॉर्स कहलाता है। आगे देखेंगे हम। तो अब हम बात करेंगे वेब जैकिंग के बारे में। तो वेब जैकिंग क्या होती है, किसी व्यक्ति या संस्था की वेबसाइट पर अवैध रूप से नियंत्रण हासिल करना, यानी इलीगल रूप से हम किसी व्यक्ति या किसी की संस्था पर हम यदि नियंत्रण करते हैं तो वो वेब जैकिंग के अंतर्गत आता है। और नकली वेबसाइट बनाकर अन्य धोखाधड़ी वाली वेबसाइट पर लाकर संवेदनशील जानकारी निकालना, जो कि वेब जैकिंग कहलाती है। और आगे हम बात करेंगे पोर्नोग्राफी के बारे में। तो पोर्नोग्राफी क्या होती है, सेक्सुअल वीडियो चलाना या प्रसारित करना। प्रसारित करने का मतलब यानी उसका प्रसार करना यानी दूसरी जगह भेजना, तो वो पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आती है। आप अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। और आगे हम बात करेंगे चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी क्या होती है, यानी 18 साल से नीचे जो बच्चे होते हैं वो सेक्सुअल वीडियो चलाते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रसारित करते हैं, तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आता है। और आगे हम बात करेंगे वेबसाइट डिफेसमेंट, यानी वेबसाइट पर हमला क्या होता है, तो किसी की वेबसाइट को खुद की वेबसाइट में बदलना, यानी किसी दूसरे व्यक्ति की जो वेबसाइट है उसके लिए हम खुद उसकी वेबसाइट में बदल रहे हैं, तो क्या कहलाती है वो, वेबसाइट डिफेसमेंट या वेबसाइट पर हमला कहलाता है। आगे हम बात करेंगे दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी साइबर क्राइम को लेकर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आता है जो कि 2000 में आता है। और 9 जून 2000 के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त होती है और 17 अक्टूबर 2000 के लिए यह लागू किया जाता है, जिसमें कि 13 अध्याय और 94 धाराएं संबंधित हैं। और इसमें जो संशोधन है वो 27 अक्टूबर 2008 में आया था और 5 फरवरी 2009 के लिए अध्याय 2 की धारा 3 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की जगह डिजिटल हस्ताक्षर शब्द जोड़ा गया। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने अधिकतर एग्जाम्स में देखा है। और आगे हम बात करेंगे जो भी साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधान है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर संसाधनों से यदि छेड़छाड़ की कोशिश की जाती है तो वो धारा 65 के अंतर्गत आता है। और आगे हम बात करेंगे कि कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ करे या उसे हैक करने की कोशिश कोई व्यक्ति करता है तो वो धारा 66 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने के लिए दंड का प्रावधान किसमें है, धारा 66 ए में है। कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान किसमें है, धारा 66 बी में है। और किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान किसमें है, धारा 66 सी के अंतर्गत आता है। अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी के व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए दंड का जो प्रावधान है वो धारा 66 डी में आता है। और किसी
कि निजता भंग करने के लिए दंड का जो प्रावधान है वो धारा 66 ई में आता है। और साइबर आतंकवाद के लिए दंड का जो प्रावधान है वो धारा किस में आता है, 66 एफ में आता है। तो दोस्तों, आपके लिए ये टॉपिक काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। और आगे हम बात करें आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े जो प्रावधान है वो धारा 67 में है। यानी इसके अंतर्गत इन सभी में कार्रवाई की जाएगी। और आगे यदि हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड का जो प्रावधान है वो धारा 67 ए के अंतर्गत आता है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी ऐसी आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाशन या प्रसारण प्रसारण जिसमें बच्चों को अश्लील अवस्था में दिखाया गया हो, तो वो धारा 67 डी के अंतर्गत आता है। मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का जो प्रावधान है वो धारा 67 सी के अंतर्गत आता है। सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकार पहुंच बनाने से संबंधित जो प्रावधान है वो किस में आता है, धारा 70 में आता है। डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना किस में आता है, धारा 71 में आता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे जो है आपसी विश्वास और निजता को भंग करने से संबंधित जो प्रावधान है वो किसमें आता है, धारा 72 ए में आता है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का उल्लंघन कर सूचनाओं को सार्वजनिक करने से संबंधित जो प्रावधान है वो धारा 72 ए में आता है। और फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर का प्रकाशन किसकी में है, धारा 73 में है। और आगे हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता आईपीसी के बारे में, जिसमें हम साइबर अपराध से जो संबंधित धाराएं हैं उनके लिए पढ़ेंगे। तो देखेंगे हम ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश यदि कोई व्यक्ति भेजता है तो उस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो आईपीसी की धारा 499 के तहत की जाएगी। और फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत की जाएगी। फर्जी वेबसाइट से या साइबर फ्रॉड कोई व्यक्ति करता है तो उस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो आईपीसी की धारा 420 के अंतर्गत की जाएगी। चोरी छिपे किसी की ईमेल पर नजर रखता है कोई, तो उस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो आईपीसी की धारा 463 के अंतर्गत की जाएगी। वेब जैकिंग यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस पर जो कार्रवाई होगी वह आईपीसी की धारा 383 के अंतर्गत होगी। ईमेल का गलत कोई व्यक्ति इस्तेमाल करता है तो आईपीसी की धारा 500 के अंतर्गत उस पर कार्रवाई की जाएगी। और यदि हम आगे बात करें तो दवाओं का यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन बेचता है दवाओं के लिए तो उस पर एनडीपीसी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हथियारों की ऑनलाइन खरीद या कोई बिक्री करता है तो उस पर जो कार्रवाई होगी वो आर्म्स एक्ट के तहत होगी। बीएन श्री कृष्णा समिति आती है 2018 में, जो कि क्या होती है, 10 सदस्यीय समिति होती है। और जिसका जो मोटिव यानी जिसका जो उद्देश्य होता है वो डाटा संरक्षण होता है। और डाटा संरक्षण पर यह समिति आती है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो जुलाई 2018 में आती है। और बुडापेस्ट बुडापेस्ट कन्वेंशन जो कि 2001 में आया था, जो कि साइबर अपराध को लेकर यूरोपीय परिषद द्वारा तैयार किया गया था। और यह बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि थी और इस पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 23 नवंबर 2001 के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। जिसमें कि हस्ताक्षरकर्ता जो देश थे वो कितने थे, 50 देश थे। और लागू जो हुआ था वो 1 जुलाई 2004 में लागू हुआ था। और अप्रैल 2023 तक 68 देशों द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। लेकिन दोस्तों भारत ने इस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो यह बहुत याद रखने वाली बात है। इसके लिए हम याद रखेंगे कि इस पर जो हस्ताक्षर है वो भारत ने अभी तक नहीं किए हैं। और आगे हम देखेंगे कि 1 मार्च 2006 में अतिरिक्त प्रोटोकॉल लागू होता है जो कि नस्लवादी सामग्री जोनफोबिक का प्रसार अपराध घोषित करता है। और आगे हम महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात करेंगे कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन क्या है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनके लिए अवश्य ही देखें। तो भारत का जो पहला साइबर पुलिस स्टेशन है वो कहाँ पर है, बेंगलोर में स्थित है। और भारत का पहला राज्य जहां सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन है तो वह एकमात्र राज्य है जो कि महाराष्ट्र है। और यूपी का पहला साइबर पुलिस स्टेशन की बात करें तो लखनऊ में है और नोएडा में स्थित है। और आगे हम बात करेंगे कि यूपी के 57 जिलों में
साइबर क्राइम थानों का शुभारंभ की अधिसूचना जारी हो चुकी है, जिसमें कि मिर्जापुर, गोंडा, आजमगढ़, सहारनपुर, अलीगढ़, कानपुर नगर, बांदा, आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, झांसी, प्रयागराज, अयोध्या, बस्ती, गोरखपुर, बरेली में साइबर क्राइम थाने बन चुके हैं। और यूपी साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर की बात करें तो मुख्यालय जो है वो लखनऊ में स्थित है। और साइबर क्राइम की जो शिकायत है वो आप cybercrime.government.in वेबसाइट पर कर सकते हैं। और यूपी में जो कुल साइबर पुलिस स्टेशन है वो कितने हैं? 18 हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साइबर अपराध की जो सर्वाधिक सर्वाधिक दर है वो किस राज्य में है? वो तेलंगाना राज्य में स्थित है। और एम्स पर जो साइबर हमला हुआ था वो किस सन में हुआ था? सन 2022 में हुआ था। और सर्वाधिक साइबर पुलिस स्टेशन की बात करें तो सर्वाधिक साइबर पुलिस स्टेशन जो है वो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों कमेंट में अवश्य बताएं कि वीडियो आपके लिए कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, आपका दिन